So we were discussing that what we are discussing how we have to prepare our current affairs sections, कैसे हमें इसको प्रिपेयर करना है, कैसे अप्रोच करना है। तो इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। जारी रखते हुए मैं ये बताना चाह रहा था कि इनफैक्ट जो डॉक्यूमेंट्स अगर मैं देखता हूँ वो मिल जाते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स पर भी बात हो जाएगी, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले करा है। तो मेरे ख्याल से यही सारे हैं ये वाले, तो इनको तो हाउ टू अप्रोच करंट अफेयर फॉर यूपीएससी, है ना। इस पे हम अपनी बातचीत कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट पेज इज नॉट कमिंग, लाइक दिस इज हाउ टू अप्रोच करंट अफेयर फॉर यूपीएससी। इसी को हम कंटिन्यू करते हुए फर्स्ट पार्ट सबने देख लिया है। सेकंड पार्ट में अगर हम आते हैं फिर से, तो लेट मी कम टू द अनदर डॉक्यूमेंट जो हम डिस्कस कर रहे थे कि डेली स्टडी न्यूज़पेपर को कैसे इसको मैनेज करना है, न्यूज़पेपर को या फिर करंट अफेयर्स को, है ना। तो ये बातें हमने कर ली थी और हम मेरे ख्याल से इसी पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे कि सब्सक्रिप्शन तुम्हें ले लेना है एक न्यूज़पेपर का, वेंडर से लेना है जो तुम्हारे घर में फेंक कर जाएगा, है ना। तो फेंक कर जाए या दे कर जाए जैसे भी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा अगर फ्लोर ऊपर है तो फेंक के जाता है, अदरवाइज नीचे घर पे दे भी देता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज करनी है। अच्छा, अब ये बात ध्यान रखना है कि जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हो तो उसको ट्रेडिशनल पार्ट से भी कनेक्ट करना है। ये भी मैंने तुम्हें बताया था कि ट्रेडिशनल पार्ट से भी कनेक्ट करते रहना है। और उसका भी अगर हम देखते हैं तो इसमें मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट है जहाँ पे ट्रेडिशनल पार्ट से कनेक्ट करने के लिए मैंने किसी और पेज में भी बताया था, आई थिंक। यही है ट्रेडिशनल टॉपिक्स पे, यहाँ पर हमें करना है। ठीक है, अब देखो डीपर अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही थी कि हमें अंडरस्टैंडिंग अपनी डीपर बनानी है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, देखो यूपीएससी इज टेस्टिंग योर अवेयरनेस, नॉट द नॉलेज, माइंड इट। यूपीएससी इज टेस्टिंग योर अवेयरनेस, और इस अवेयरनेस को, जब तुम्हारी अवेयरनेस कितनी है ओवर द रीसेंट अपडेट्स या रीसेंट इवेंट्स, हाल में जो घटनाएं हो रही हैं, रीसेंट इवेंट्स, उस पर तुम्हारी अवेयरनेस यानी जागरूकता कितनी है ना। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, अभी के टाइम में जो यूपीएससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है करंट अफेयर्स को लेकर, उसमें रीसेंट इवेंट्स का इम्पैक्ट क्या होगा, उस अगर इम्पैक्ट को तुम नहीं समझे तो फिर तुम्हारी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है, माइंडेड। प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर इज इनकम्प्लीट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ दैट इवेंट्स। ठीक है, कोई भी घटना होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आ, अगर तुम देखते हो कि जो भी न्यूज़ पेपर में न्यूज़ रह रहा है, ठीक है, आजकल या हिंदू में ही न्यूज़ है, तो कई जगह आज दिखा है कि भाई कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं जिसमें डाउरी डेथ्स इन इंडिया, ठीक है, ये भी आज के न्यूज़ में अगर तुमने पढ़ा होगा हिंदू सही से, तो डाउरी डेथ पे बात आई है। डाउरी डेथ का मतलब डाउरी रिलेटेड डेथ्स, है ना। फिर से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो कई सारी चीज़ें इंडिया में बहुत सारे इस तरह के केसेस देखने को मिले हैं। तमिलनाडु में हुआ कि एक वुमेन मर गई है, एक वुमेन, वो सुसाइड कर लिया उसने। सिर्फ 4 दिन हुए थे उसके मैरिज को। आफ्टर 4 days शी हैज कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस इशू दैट इज डाउरी डेथ, इसको कहा जा रहा है। ठीक है, तो साउथ इंडिया में भी देखने को मिला इस तरह की चीज़ें। तो कुल मिला के ये जो डाउरी मांगने का जो इशू है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा कि तुम्हें ये इवेंट तो देखने को मिला, ये घटना है ना। और लास्ट 2 मंथ में, पिछले 2 महीनों में उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या है कि इस इलीगल प्रैक्टिस को, डाउरी डेथ को, मतलब जो प्रैक्टिस किया जा रहा है ये इलीगल है, और इसको 2 महीनों में कुछ ज़्यादा ही देखा गया, यूपी में भी देखा गया है।
है ना, उसके बॉडी पे हॉट आयरन, तुम समझो एक न्यूज, आज की न्यूज में एक महिला है, उसके शरीर पर बिल्कुल जो प्रेस होता है आयरन, बिल्कुल गरम, वो उसके बॉडी पर लगा दिया गया, है ना। और उसको मतलब उस लड़की की फैमिली ने ये कहा है कि उसको रेगुलरली असॉल्ट किया जाता था इस तरह से। तो ये चीजें दिख रही हैं आज भी सोसाइटी में। तो भाई इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये तो रीसेंट इवेंट हो गया। अब इसका इम्पैक्ट ये कौन से टॉपिक में आ जाएगा, करंट अफेयर के सोशल इशू में, है ना, ये आ जाएगा सोशल इश्यूज में। तो तुम सोशल इशू का भी एक पेपर बनाओगे, है ना, A4 साइज ऐसे फोल्डर बनाओगे, एल सेप्ट फोल्डर। एल सेप्ट फोल्डर मतलब इस साइड से ओपन रहता है, एक साइड से बंद रहता है, उसमें तुमने डाला, तुमने लिख लिया, ठीक है। और इसका इवेंट, इस केस का, ये जो इवेंट का इम्पैक्ट हो सकता है अगले 2-3 दिन में नजर आए, वो भी तुम्हें उसको रिलेट कर लेना है, ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछे जाते हैं और तुमसे उम्मीद की जाती है कि डोंट go through events only, but also try to understand the impact on the society and economy, चाहे जो भी हो, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये भी तुम्हें समझना है ना। मतलब अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो उस नॉलेज को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करो। तुम ज़्यादातर क्वेश्चन देखना ऐसे होते हैं, रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने का मतलब जो हमारे आज के दुनिया में हो रहा है, हकीकत में जो हो रहा है, वहाँ अप्लाई करो अपनी नॉलेज को, कहने का ये मतलब है ना। तो किसी भी इशू का डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मान लो मिडल ईस्ट क्राइसिस आजकल चल रहा है ना, इसराइल ईरान, और उसमें जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। तो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ये क्या है, ये इशू है, इवेंट नहीं है। इवेंट होता तो एक दिन की बात होती, या कल की घटना होती, परसों की घटना। ये तो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट एक क्राइसिस बन चुका है जो काफी दिनों से नहीं, काफी सालों से चल रहा है। और गाजा और फिलिस्तीन की बात करें तो कई सालों से चल रहा है। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स का क्या इम्पैक्ट होगा पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे। वर्ल्ड ऑर्डर, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है, पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है, इकोनॉमी का, बिजनेस का, कॉमर्स का, पॉलिटी का, साइंस टेक का, सब कुछ का, मतलब सब पे वो प्रभाव डालता है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इशू हो गया या इवेंट हो गया मान लो, तो उसका इम्पैक्ट भी तुम्हें समझना पड़ेगा, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें लिंकेज बिठा के, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मतलब कोर्ट का जो पावर है ना, कोई उसको ले नहीं सकता, कोई कानून, कोई कानून सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, मतलब 2021 में कहा था ये बात, कब, 2021 में, कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं है, नो लॉ कैन टेक अवे कोर्ट्स पावर टू कंटेम्प्ट, है ना। तो कोर्ट के कंटेम्प्ट का जो पावर है उसको कोई नहीं ले सकता है। फिर अगले ही साल यूपीएससी ने क्या किया, क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज आर्टिकल 129। मुझे लगता है तुम्हें पढ़ाया होगा सुमित सर ने, तो व्हाट इज आर्टिकल 129, टेल मी, क्या होता है आर्टिकल 29, याद है किसी को। तो यूपीएससी सर ने, अभी आर्टिकल्स नहीं करवाए। अच्छा नहीं करवाए। तो आर्टिकल 29 कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, ठीक है, टू पनिश द कंटेम्प्ट। तो जिसने भी कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है, कहने का मतलब उसका अनादर किया है, तो उसको पनिश कर सकता है, ठीक है, 129 आर्टिकल के तहत। कोर्ट ने खुद कहा था, और तुम्हारे से 2021 के बाद ये क्वेश्चन अगले ही साल पूछ दिया गया, सपोज 2022 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हो सकता है मैं 1-2 साल आगे पीछे हो रहा हूँ, लेकिन 21 में ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, और 2020 में क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज आर्टिकल 129। तो देखो, ये कोई इवेंट को लेकर उसका रिलेशन किससे, स्टैटिक पार्ट से, ये स्टैटिक पोर्शन हो गया, यानी ट्रेडिशनल टॉपिक हो गया। स्टैटिक पोर्शन या फिर ट्रेडिशनल टॉपिक से करंट अफेयर को कनेक्ट करके, इस तरह के लिंकेजेस तुम्हें, तुम्हारे पास होने चाहिए, ठीक। लिंकेजेस का मतलब, एक और मैं बात बता दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिंकेजेस से मुझे याद आई, जिसको कहते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। जब भी तुम करंट अफेयर्स की पढ़ाई करो न्यूज़पेपर से, तो गो थ्रू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। ये
दिमाग में सेट कर लो। अगर ये तुम्हारे पास हो सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसकी प्रैक्टिस अभी से करोगे तो धीरे धीरे तुम कर लोगे इसको, बहुत बड़ी बात नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल तुम ये देखो, अभी कुछ महीने पहले, कुछ महीने क्या, अच्छा खासा टाइम हो गया, चंद्रयान मिशन 3 है ना, तो चंद्रयान 3 हमने भेजा स्पेस में। ये तो अभी का इवेंट हो गया मान लो, लेकिन इसके पहले क्या हुआ? चंद्रयान 3 के पहले चंद्रयान 1 भी गया था, 2 भी गया था, तब तो 3 हुआ। फिर इसरो क्या होता है, लॉन्च पैड क्या होता है ना, लॉन्च साइट क्या होती है, लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी वगैरह क्या होता है, ऑर्बिटर क्या होता है, ये सब तो तुम्हारा पीछे का बैकग्राउंड हो गया, मतलब बैकवर्ड लिंकेजेस। इस बैकवर्ड को तुमने अभी करंट से लिंक किया, फिर इसका फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या बनता है कि जब तुमने चंद्रयान 3 भेज दिया तो क्या बाकी कंट्रीज को जो मिशन है वो नहीं एक्टिवेट होंगे? तो तुम्हें ये देखना है कि इसके बाद किन किन कंट्रीज ने मिशन मून चलाया, बाई अदर कंट्रीज अदर देन इंडिया। ओके, कौन कौन देश हैं जिन्होंने मिशन मून चलाया, फ्यूचर क्या है स्पेस मिशन का, ये सब फॉरवर्ड लिंकेजेस है। फ्यूचर क्या है स्पेस मिशन का, ओके। या फिर कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दिखाई दे रहे हैं अब चंद्रयान 3 के बाद। चंद्रयान 1 में क्या था, 3 में, तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस को बोलते हैं। इस तरह से तुम पूरे इशू को अच्छी तरह से एनालाइज कर पाते हो, ठीक है। अब कई बार हमसे पूछा जाता है कि सर करंट अफेयर अगर पढ़े तो कितने दिनों का हम पढ़े, 1 साल का, 2 साल का? मैं तो कहता हूँ 2 साल का तो कम से कम करो, कम से कम, ठीक है। 2 साल का होना चाहिए। सपोज तुम 26, मतलब 2 साल होनी चाहिए सेकंड प्रायोरिटी में। फर्स्ट प्रायोरिटी में तुम्हारा होना चाहिए कम से कम 12 महीने का, ठीक है, 12 से 15 महीने का, इतना तो तुम्हें मिनिमम करना है। टाइम है तो 2 साल का कर लो, और भी ज़्यादा टाइम है तो इस 2 साल में जो भी न्यूज़ तुम्हारे सामने आ चुके हैं, उन न्यूज़ का कनेक्शन अगर पहले से है, मान लो 2025 चल रहा है और न्यूज़ का कनेक्शन 2017 से है, तुम्हें उस 17 की वो बात भी तुम्हें समझनी पड़ेगी जिसका कनेक्शन आज के न्यूज़ से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था 2000 अरब स्प्रिंग के नाम से, अरब स्प्रिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, मुझे लगता है 2000, अभी पूछा गया है, मतलब ये कुछ साल पहले पूछा गया, 22-23 में कभी पूछा गया है। लेकिन अरब स्प्रिंग का जो कनेक्शन होता है, दैट वाज, ये कनेक्शन था 2010 में, जो इतना पीछे का कनेक्शन पूछा। हाल ही में क्या हुआ कि ट्यूनीशिया में, अब ये पूछ, क्वेश्चन क्या था, अरब स्प्रिंग ओरिजिनली कहाँ पे स्टार्ट हुआ, कहाँ से? इजिप्ट से, है ना, लेबनान से, सीरिया, और एक ऑप्शन क्या था, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया हो गया, हाँ ट्यूनीशिया। तो ये 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है? ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में क्या हुआ, आ, सबसे पहले 2010 में क्या हुआ, अरब स्प्रिंग बिगन, मतलब शुरुआत हुई इसकी, अरब स्प्रिंग की ट्यूनीशिया में। वो एक क्रांति जैसा था कुछ, है ना, कुछ रेवोल्यूशन जैसा, इसको ट्यूनीशियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ट्यूनीशियन क्रांति भी कहते हैं, रेवोल्यूशन। 2010 से वो 2011 तक चला था, 1 साल चला लगभग ये क्रांति। लेकिन आज क्या हुआ, मतलब अभी फिर से आ, अरब स्प्रिंग जैसा कुछ हुआ मान लो, ठीक है, 2-3 साल पहले, यानी वहां के लोग फिर कुछ क्रांति करने लगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा अरब स्प्रिंग में हुआ था। और क्वेश्चन क्या पूछा, अरब स्प्रिंग किस कंट्री में स्टार्ट हुआ? देखो तो स्टार्ट कब हुआ, 2010 में। अब इसके जैसा कोई घटना, कोई इवेंट आज फिर हो रहा है, तो उसको उससे कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये कनेक्ट किया जा रहा है क्यों? क्योंकि आज वो जो इवेंट हो रहा है उसका कनेक्शन 2010 में है। तो इट डजेंट मीन कि तुम्हें 2010 का करंट अफेयर्स पढ़ना है सारा,
हाँ, लेकिन अगर वैसी कोई घटना आज हो रही है अरब स्प्रिंग जैसी, तो तुम्हें जब अरब स्प्रिंग का डिटेल पढ़ोगे ना, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा इसकी शुरुआत कब हुई थी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जब डिटेल पढ़ोगे आज के ही इवेंट का, तो इसके हिस्ट्री में जाओगे तो शुरुआत की डेट भी तुम्हें पता चल जाएगी। तो ये डेट भी तो पढ़ोगे ही ना, उसका बैकग्राउंड तो पढ़ोगे ही। ये तुम्हारे दिमाग में रहेगा, एग्जाम में पूछेगा कि भाई कहाँ शुरू हुआ था, तो तुमने हिस्ट्री उसके बैकग्राउंड में जाके पढ़ा कि भाई ये ट्यूनिशिया में स्टार्ट हुआ था, तो ट्यूनिशिया इज योर करेक्ट आंसर। अब अरब स्प्रिंग 2000, तुम कहोगे सर इसने तो 2010 का क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन 2010 का नहीं है, इवेंट अभी का है, लेकिन इसका रिलेशन पीछे के इस अरब स्प्रिंग से था। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लेडी है मेधा पाटेकर, सुना होगा सबने। तो मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से बहुत सालों से जुड़ी है। क्या कहती है कि भाई जो लोग भी वहाँ लोकल हैं उनको डिस्प्लेस नहीं किया जाए, इन्वायरमेंट को भी खतरा और इन लोगों के रहने खाने का भी बंदोबस्त करना होगा इतने सारे लोगों को वहाँ से हटाने पर। आज नर्मदा पर कुछ भी होता है, इस तरह की कोई इवेंट अगर कुछ होता है, तो उसको मेधा पाटेकर से रिलेट किया जाएगा। फिर हो सकता है ये भी पूछ दे कि मेधा पाटेकर ने कब से नर्मदा बचाओ आंदोलन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, कितने सालों से कर रही है, पहला कौन सा इवेंट था इनका। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा थोड़ी होते हैं, ये होंगे 4-5 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स। मैक्स टू मैक्स 4-5, मैं वो भी ज्यादा कह रहा हूँ, एक या दो ही होना चाहिए। तो आई होप तुम्हें ये चीजें समझ में आ रही हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा। आ, अच्छा, ये ध्यान रखना कि जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को इसी तरह कवर करना है जैसा मैं बता रहा हूँ। बात करते हैं कि अगर सोर्स की बात करते हैं, कहाँ से तुम पढ़ोगे ये सब, तो सबसे पहले अपने सोर्स को लिमिट करो, है ना, लिमिट योर सोर्सेस। बहुत ज़्यादा सोर्सेस नहीं रेफर करने। न्यूज़पेपर हो गया, और एक मंथली मैगजीन जहाँ मंथली कंपाइलेशन होता है। डेली कंपाइलेशन तो तुम खुद कर रहे हो न्यूज़पेपर से, बट एक मंथली कंपाइलेशन कर लो। इसका बेनिफिट क्या होगा देखो, मैं अभी बता दे रहा हूँ। जब तुम ये मंथली मैगजीन पढ़ोगे ना, तो ये जो डेली डेवलपमेंट हो रही है न्यूज़पेपर में, इसको कहते हैं डीडीटी, डेली डोज ऑफ डेवलपमेंट, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया। तो डेली डोज ऑफ डेवलपमेंट तो तुम ले रहे हो न्यूज़पेपर से। और जब तुम मंथली मैगजीन पढ़ोगे एट द एंड ऑफ मंथ, तो तुम इतना हैरान हो जाओगे कि अच्छा, ये जो मैं डेली पढ़ रहा था उसका आर्टिकल फॉर्म में इस मंथली कंपाइलेशन में आर्टिकल के फॉर्म में दिया हुआ है, और मैं उसको डेली पढ़ रहा था। जब तुम ये पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, अमेजिंग लगेगा, सरप्राइजिंग लगेगा कि जो तुम डेली पढ़ रहे थे उसका कलेक्शन यहाँ पर है। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया डेली डोज ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद क्या है, अपनी टाइम को भी लिमिट करो, ज़्यादा टाइम मत दो करंट अफेयर्स में। मैंने कहा ना, न्यूज़पेपर में अगर तुमने 1 घंटा दिया है, तो 1 घंटा और बाकी चीज़ों में करो, 2 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तुम मान लो कि तुम्हें इस पर ख़त्म करना है, ठीक है। और रिवाइज करो जितना ज़्यादा हो सके। केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स ये तुम एथिक्स से उठा सकते हो। केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स ये तुम एथिक्स से ले सकते हो। और ये सब चीज़ें करते हुए अगर मैं तुम्हें बताऊं कि भाई सोर्सेस क्या होने चाहिए, तो मैंने पहले ही बता दिया, एक न्यूज़पेपर तुम्हें हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, फिर मंथली योजना और कुरुक्षेत्रा आती है। तो योजना या फिर कुरुक्षेत्रा, ठीक है, ये तुम्हें लेना है। और गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स गवर्नमेंट की पब्लिकेशन के थ्रू आती हैं, तो वो भी तुम देखोगे इसको भी। जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये सब भी देखोगे। बजट वगैरह, इंडिया ईयर बुक आता है हर साल, है ना, वो सब भी देखना। संसद टीवी, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब भी तुम कवर करोगे। ओके। तो इस तरह से नीति आयोग वगैरह की भी क्या रिपोर्ट्स हैं, तो ये सब तुम कवर करोगे। पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यहाँ से भी न्यूज़ तुम कलेक्ट करोगे। और जितनी भी वेबसाइट्स हैं मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री वेबसाइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ सारी चीज़ें डिटेल में दी होती है। कोई भी प्रोजेक्ट है, पॉलिसी स्कीम है गवर्नमेंट की, तो वहाँ डिटेल में दिया होता है। ये सारे तुम्हारे सोर्सेस होंगे करंट अफेयर्स कवर करने के।
और तुम्हें फाइनली क्या करना है, कंपाइल कर लेना है किसमें, जैसा मैंने तुम्हें फर्स्ट सीरीज में बताया था, A4 साइज में इन सारी चीज़ों को कवर कर लेना। और इस तरह से करंट अफेयर प्रैक्टिस करते हुए, आई मीन टू से, इसके क्विजेज, क्वेश्चन आंसर, मेंस का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, प्रीलिम्स का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। मेंस का बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल होता है, और इसी एनालिसिस के अंदर जो फैक्ट छुपे होते हैं, इसी के अंदर जो फैक्ट छुपे होंगे, दे विल बी फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम, है ना। तो इस तरह से तुम्हें ये पूरी प्रिपरेशन कवर अप करनी है। ओके, तो आई होप तुम्हें काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी। और हम लोग कुछ दिन में स्टार्ट कर रहे हैं, करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ओके, और उसमें उसको देखकर भी समझ के तुम्हें काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी, ताकि तुम अपनी तैयारी स्मूथली कर सको 26 के लिए, 27 के लिए भी, 28 के लिए भी, 29 के लिए भी। ओके।